के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के नाम संबोधन में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इमरान ने आरोप लगाया कि सेनेट के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने जमकर पैसे बांटे। देश के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख की हार के बाद इमरान ने संसद में 6 मार्च को विश्वास मत लाने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने संबोधन में साफ साफ कहा कि वो विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूं, असेंबली के पास जा रहा हूं, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूं, आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इमरान खान पर जोरदार हमला बोला और उनसे फौरन इस्तीफा देने की मांग की। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान के लिए एक लम्हा भी वजीर आजम के तौर पे रहना का कोई जवाज नहीं है और अपना इखलाकी जवाज खो चुके हैं। उन्हें फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। महंगे तेल और रसोई गैस का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। चंडीगढ़ में पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई का विरोध करने के लिए अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता बैल लेकर सड़कों पर उतर आए, जिनके निशाने पर केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि पंजाब की कैप्टन सरकार भी रही। बिक्रम सिंह मजीठिया समेत अकाली दल के कई बड़े नेता बैलगाड़ी पर सवार होकर गए और नारेबाजी करते हुए शहर के अहम रास्तों से मार्च करने लगे। कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शनकारियों का मकसद मार्च करते हुए पंजाब विधानसभा तक पहुंचना था, लेकिन विधानसभा पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर नेताओं को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र के सिर महंगाई का दोष मढ़ रही है और खुद भी पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट वसूलकर अपना खजाना भर रही है। ठीक है, आपके रेट घटावे च कोई दोरा मत, मगर थोड़ी सरकार है, तुसी अपना काम तो करो, क्यों लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। बारी बिक्रम सिंह मजीठिया बैलगाड़ी पर अपनी विधानसभा की पार्किंग का स्टिकर लगाकर पहुंचे थे। स्टिकर इसलिए लगाया ताकि बैलगाड़ी को विधानसभा तक जाने की इजाजत मिले, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने जम्मू में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही, जिसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए जम्मू कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर मार्च करने के लिए निकल पड़े। शहर के एक अहम चौराहे पर बैठकर प्रदर्शनकारी काफी देर तक सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। कुछ प्रदर्शनकारी गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर पहुंचे, कुछ बर्तन बजाकर विरोध करते रहे, तो कुछ नारे लिखी तख्तियां लेकर आए। एक तख्ती पर नारा लिखा गया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड, डीजल 90, पेट्रोल 100, 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल के भागा। कांग्रेस ने मुहिम छेड़ी है, 60 दिन का प्रोग्राम, एजुटेशनल प्रोग्राम के लोगों की आवाज को बुलंद कर पाए, बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए कदम यहाँ पे उठाए। थोड़ी देर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर मार्च निकालना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दूरी पर पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक लिया। आमने सामने आए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने 30 मार्च तक महंगाई के मुद्दे पर जम्मू में आंदोलन करने का कार्यक्रम रखा है। असम चुनाव के लिए बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट फॉर्मूला तय हो गया। असम विधानसभा चुनाव पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई। खबर है कि एजीपी 26 सीटों पर और यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेपी 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर और दफ्तरों पर लगातार तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी रहेगी। अब तक की जांच में 650 करोड़ के टैक्स हेराफेरी की बात सामने आई है। तापसी पन्नू भी 5 करोड़ की जानकारी नहीं दे पा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने पिछले 5 साल में करीब 50,000 बच्चों के फेल होने का दावा किया और आरोप लगाया कि दिल्ली के स्कूलों में सिर्फ 3 दिन ही क्लास चलती है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विदर्भ में हीट वेव यानी लू चलने का अलर्ट जारी किया और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। विदर्भ के कई इलाकों में कुछ दिनों से तापमान लगातार 38 डिग्री के आसपास बना हुआ है।
केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया, जिसमें 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रहने के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को सबसे अच्छा शहर आंका गया। वहीं 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु टॉप पे रहा। बिहार के गया में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मिलकर एक ट्रक से अवैध शराब बरामद की, जिसे होली में खपाने के लिए दूसरे राज्य से मंगवाया गया था। यूपी के आगरा में अवैध कब्जा हटाने गई जिला विकास अधिकारी अरुण मौली को भीड़ ने घेर लिया। वो अपनी टीम के साथ सरकारी जमीन पर बनाई गई एक दीवार को तोड़ने वहां पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हें कई लोगों ने घेर लिया और उन्हें कार्रवाई करने से रोकने लगे। एक आदमी तो इस कदर भड़क गया कि उसने काफी देर तक उनसे बहसबाजी की। भीड़ में शामिल कुछ लोग तो उस दीवार को तोड़ने के लिए वहां ले जाई गई खुदाई करने वाली मशीन पर भी चढ़ गए, ताकि किसी भी तरह इस कार्रवाई को रोका जा सके। काफी देर तक वहां ऐसा ही माहौल बना रहा, लेकिन पुलिस बल और अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंची जिला विकास अधिकारी ने अवैध कब्जे को ध्वस्त करवा दिया। चुनावी सरगर्मी के बीच बंगाल के मालदा में आम के एक बाग से 18 बम बरामद किए गए। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि बम वहां किसने रखे थे। 2 दिन पहले ही दक्षिण 24 परगना में आईएसएफ के एक नेता के घर से बम मिले थे और अब मालदा में आम के एक बाग से 18 बम मिले, जिन्हें वहां छुपा कर रखा गया था। इस बारे में जब पता चला तो पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। वहीं इलाके के लोगों को जैसे ही इस बारे में पता चला तो वो भी वहां इकट्ठा हो गए। इस बीच बम निरोधक दस्ते ने सावधानी बरतते हुए एक एक करके बम निष्क्रिय करने शुरू कर दिए। पंजाब के बठिंडा में सड़क पर दौड़ने वाले लड़ाकू विमान की तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही हैं। वहां रामपाल नाम के एक आर्किटेक्ट ने रफाल लड़ाकू विमान को देख उसका मॉडल बना दिया, जो न सिर्फ दिखने में किसी लड़ाकू विमान जैसा है, बल्कि इसमें सवारी भी की जा सकती है। सामने आई तस्वीरों में कुछ बच्चे रफाल के इस मॉडल की सवारी करते नजर आए। करीब 18 फीट लंबे इस मॉडल में एक पुरानी कार का इंजन और उसके गियर इस्तेमाल किए गए हैं, जिनकी मदद से ये करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। जो खर्चा करके जहाज का सफर करने का सपना ही लेते हैं, वो सपना नहीं, वो सच में बैठकर अपना इसमें जूटा लें। लड़ाकू विमान के इस मॉडल में 3 सीटें लगी हैं, जिनमें ड्राइवर समेत 3 लोग बैठ सकते हैं। इस मॉडल को देखने के लिए वहां दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। रामपाल के इस काम से उनके साथी और इलाके के दूसरे लोग भी बेहद खुश नजर आए। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बुलडोजर चलाकर हजारों हथियार नष्ट कर दिए गए। ये हथियार अलग अलग मुठभेड़ों के दौरान आतंकियों से बरामद हुए थे, जिन्हें खत्म करने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई। जमीन पर उन हथियारों को एक साथ रखा गया और फिर उनके ऊपर भारी भरकम बुलडोजर चला दिया गया, जिससे सभी हथियार पूरी तरह से तहस-नहस हो गए। इस कार्रवाई के जरिए उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई जो पिछले 1 दशक के दौरान आतंकियों की गोली का शिकार हुए थे। इस मौके पर स्पेन के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई बड़े नेता और अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहे। हथियारों को तोड़ने की इस कार्रवाई पर सबने खुशी जताई। हरियाणा के झज्जर से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक दुकान में लूटपाट करने पहुंचे बदमाश पर उल्टा दुकानदार ने ही फायरिंग कर दी। लूटपाट के इरादे से दुकान में घुसे बदमाश ने दुकानदार पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद खुद को बचाने के लिए उसने बदमाश पर फायर कर दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें साफ दिखा कि मुंह को कपड़े से ढका बदमाश काउंटर पर बैठे दुकानदार के पास पहुंचा और फिर उसके ऊपर पिस्तौल तान दी। दुकानदार ने बताया कि उसने उस पर फायर करने की कोशिश की थी। उसने फायर करने की नीयत से मेरे ऊपर प्रेस करा, अटक गया, किसी कारणवश वो चला नहीं। हादसे के बाद दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंची और दुकानदार का बयान लेकर जांच शुरू कर दी। दुकानदार ने अपने बचाव में अपने लाइसेंसी से उस पर फायर किया। पुलिस जांच कर रही है। फायरिंग में बदमाश को 2 गोलियां लगी और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। गुजरात के जूनागढ़ से दिल को सुकून पहुंचाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां वन विभाग की टीम ने जाल में फंसे शेर के बच्चे को अपनी जान पर खेलकर बचाया। हैरानी की बात यह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां थोड़ी ही दूर पर शेरनी भी मौजूद थी, जो वन विभाग की टीम पर हमला भी कर सकती थी, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने शावक को जाल से बाहर निकाल लिया। इससे पहले जाल में फंसा शेर का वो बच्चा बुरी तरह से छटपटाता हुआ दिखाई दिया। उसने खुद को बचाने के लिए खूब हाथ पैर भी चलाए, लेकिन सब बेकार रहा, क्योंकि उसका एक पैर जाल में बुरी तरह से उलझ गया था। इसके बाद वहां वन विभाग के कुछ लोग पहुंचे, जिनमें 2 लोग शावक के पैर को जाल से निकालने लगे, जबकि कुछ लोग वहां फैले जाल को काटते नजर आए।
कुछ देर बाद उन्हें कामयाबी मिल गई और जाल से निकलकर शावक जंगल की तरफ भाग गया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर एक दारोगा ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। विधानसभा के गेट नंबर 7 पर निर्मल कुमार चौबे नाम का यह दारोगा तैनात था, जिसने ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली। इस घटना का पता चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। जिस जगह उसने खुदकुशी की वहां खून के धब्बे दिखाई दिए। साथ ही उस दारोगा का चश्मा और पिस्तौल भी वहीं सड़क पर गिरी मिली। बिना देर किए पुलिस की टीम इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस बीच पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी वहां पहुंच गए। सुसाइड नोट में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से कि मेरी तबीयत खराब है, मैं जा रहा हूं, मेरे बच्चों का आप ध्यान रखिएगा। घटना की जगह से दारोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां जॉइंट सीपी नवीन अरोड़ा ने पहुंचकर इस केस में आगे की जांच के लिए कई जानकारियां जुटाई। कांग्रेस ने लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। बिहार के मधुबनी में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर सड़कों पर खींचा और केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत कम करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 22 लाख रुपए की 35 क्विंटल भांग जब्त की। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जो एक ट्रक में सब्जियों के बीच भांग को छिपाकर ले जा रहा था। न्यूजीलैंड में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 आंकी गई। इसके बाद वहां सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली करेंगे। इसके लिए उनका एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिस पर बांग्ला भाषा में असली परिवर्तन के लिए बीजेपी का अभियान नारा लिखा गया। हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कुंभ मेले में जूना और अग्नि अखाड़े की पेशवाई निकली। सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े कहे जाने वाले जूना अखाड़े की करीब 3 किलोमीटर लंबी पेशवाई देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने छतों पर खड़े होकर उन पर फूलों की बारिश की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने जंगलों के अंदर शराब बनाने की भट्टियों को तोड़ दिया और करीब 5000 लीटर शराब को नष्ट कर दिया। टिकट बंटवारे में टीएमसी इस बार कई विधायकों को झटका दे सकती है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 75 मौजूदा विधायकों की टिकट इस बार कट सकती है। 2016 में टीएमसी 211 सीटों पर जीती थी, जबकि 35% टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए जाने की अटकलें हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म कलाकार, सेलिब्रिटी और अधिकारियों को भी अच्छी खासी संख्या में टिकट मिल सकती है। हालांकि 80 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को टिकट नहीं दिए जाने की भी चर्चा है। पिछले 4 दिन से ममता बनर्जी के घर पार्टी की चुनाव समिति की बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर 25,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए पहले लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। निर्णय हुआ है कि लगभग 25,000 लोगों को हमारे द्वारा जो है वो दर्शन कराए जाएंगे। झारखंड में जेएमएम के विधायक दीपक बिरुआ ने जवानों की शहादत पर विवादास्पद बयान दिया। सुबह पश्चिमी सिंहभूम में हुए एक नक्सली हमले में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 जवान घायल हुए थे। आज ही नक्सली हमले हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे दुर्घटनाएं हुई हैं, कई लोग शहीद हुए हैं इस नक्सली हमले में। दिल्ली के मालवीय नगर में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन्होंने एक दिन पहले यात्री बनकर ऑटो ड्राइवर से लूटपाट की थी। पेट्रोल पंपों से होर्डिंग हटाने से जुड़े चुनाव आयोग के आदेश के बाद टीएमसी ने एक और शिकायत की। टीएमसी ने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को आचार संहिता का उल्लंघन बताया, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि खुद टीएमसी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। बहुत सारा कंप्लेन करेगी, अपने ऊपर पूरा बंगाल में दुआरे सरकार घूम रहा है, होर्डिंग लगाया, करोड़ों करोड़ रुपया का खर्चा किया है, उस पर इसको ध्यान नहीं है। जबकि कांग्रेस को टीएमसी का ऐतराज वाजिब लग रहा है। टीएमसी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, तुरंत हटाना चाहिए। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर छिड़ी बहस के बीच बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने अपराधियों को चेतावनी दी, लेकिन ये चेतावनी उत्तर प्रदेश पुलिस को नजीर बनाते हुए देकर उन्होंने नया विवाद छेड़ दिया। यूपी के तर्ज पर बिहार में गाड़ी पलटेगी, नहीं तो अपने गाड़ी की स्पीड को धीरा कर दें। जबकि आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार ने पुलिस को ऐसे संसाधन ही नहीं दिए कि वो अपराधियों का मुकाबला कर पाए। आधुनिक हथियार नहीं दिए, ट्रेनिंग नहीं दी, गाड़ी
प्रॉपर मुहैया नहीं कराया। आप उसको भेजिएगा बड़े बड़े माफियाओं से लड़ने के लिए। कनाडा के नोवा स्कोशिया से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां समंदर में डूब रहे एक जहाज से हैरत अंगेज तरीके से 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये पूरा ऑपरेशन कनाडा और अमेरिकी रेस्क्यू टीम ने मिलकर किया और उस ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें टीम जहाज में फंसे लोगों को रस्सी से हेलीकॉप्टर तक खींचती हुई दिखाई दी। हालांकि लोगों को वहां से निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उफनती लहरों में जहाज बुरी तरह से डोल रहा था। पहले हेलीकॉप्टर काफी देर तक जहाज के ऊपर उड़ता रहा और फिर लहरों के शांत होने के बाद उसके करीब गया। इसके बाद एक एक कर जहाज से लोगों को हेलीकॉप्टर तक खींच लिया गया। बंगाल में मिठाइयों पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा। राज्य में इन दिनों बीजेपी और टीएमसी के नेता ताल ठोक रहे हैं, जिनकी सभाओं में जय श्री राम और खेला होबे जैसे नारे खूब गूंज रहे हैं। और कोलकाता की एक मिठाई की दुकान ने भी चुनावी माहौल में लोगों के मुंह में मिठास घोलने के लिए इन्हीं नारों को चुना। वहां खास तौर पर कुछ ऐसी मिठाइयां तैयार की गईं जिन पर जय श्री राम और खेला होबे जैसे नारे लिखे गए। इसके अलावा मिठाइयों पर बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट के चुनाव चिन्ह भी नजर आए। इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के बढ़ते क्रेज को देखकर स्पेशल संदेश भी बनाए गए, जिन पर इन दोनों की तस्वीरें दिखी। कोलकाता में एक ऐसी दुकान है बलराम मलिक साहब की, जो इस चुनावी हिंसा के बीच में भी कहीं ना कहीं मिठास भरने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी संदेश है, ममता दीदी का भी। बंगाल में तीखे बयानों और कड़वाहट से भरे वार पलटवार के बीच चुनावी रंग में रंगी ये मिठाइयाँ लोगों को मीठा संदेश देती हैं। बंगाल का पॉलिटिक्स में जितना भी करवाहट हो, बंगाल अपना मिठास कभी नहीं खोएगा। माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, इन मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें असम गण परिषद यानी एजीपी को 26, यूनाइटेड पीपल्स लिबरल पार्टी यानी यूपीपीएल को 8 और बाकी की 92 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। खबर यह भी है कि इस सीट शेयरिंग फॉर्मूला का आज आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। खबर है कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से झटका खाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में सीमित सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। न्यूज 18 के संजय तिवारी की रिपोर्ट है कि एआईएमआईएम बंगाल के करीब 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकती है। खबर है कि ओवैसी ने यह फैसला अब्बास सिद्दीकी से मिले झटके के बाद किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी सीमित सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, जिनमें उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिले की चुनिंदा सीटें शामिल हैं। इसकी एक वजह इन जगहों पर मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी आबादी को माना जा रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में करीब 66%, मालदा में करीब 51% और उत्तर दिनाजपुर में करीब 50% आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। हालांकि पता चला है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने से पहले ओवैसी कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच सीटों का विवाद सुलझने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो एआईएमआईएम के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। राजस्थान में इतिहास की एक किताब पर घमासान हो गया। राजस्थान में 12वीं क्लास की इतिहास की एक किताब पर विवाद हो गया। एनसीईआरटी की इस किताब में लिखा है कि औरंगजेब समेत सभी मुगल बादशाह धार्मिक स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान दिया करते थे। इसी बात पर भरतपुर के एक शख्स ने एनसीईआरटी को नोटिस भेजकर इस हिस्से को किताब से हटाने की मांग की। हमने इससे उलट इतिहास पढ़ा है। मुगल शासक कितने ही महान और पवित्र मंदिरों को ढा देते थे। इस विवाद में बीजेपी भी कूद गई और उसने भी तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर किताब से विवादास्पद बातें हटाने की मांग की। इतिहास तथ्यों के आधार पर पढ़ाया जाता है, उसमें यदि तुष्टीकरण के आधार पर महिमा मंडित की जाती है तो गलत है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को इतिहासकारों पर छोड़ दिया। उनको ईमानदारी के साथ हिस्ट्री रखनी चाहिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस सरकार ने महाराणा प्रताप के स्मारक के लिए 17 करोड़ रुपए दिए। असम सरकार ने कांग्रेस पर पलटवार किया और उस पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया। सरकार ने बताया कि कांग्रेस ने ताइवान के चाय के बाग की तस्वीर को असम का बता दिया। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के प्रचार अभियान के आधिकारिक पेज से ये तस्वीर शेयर कर असम बचाओ का नारा दिया गया था। मुंबई के पास कल्याण में एक कोरोना केयर सेंटर में महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बांग्लादेश के दौरे में वहां की राजधानी ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन के साथ एक बैठक की।
इस बैठक में उन्होंने तीस्ता नदी के मुद्दे पर बात की और साफ किया कि इस विवाद पर भारत अपनी बात पर कायम है। साथ ही बताया कि इस मसले पर जल्द दोनों देशों के जल संसाधन सचिव चर्चा करेंगे। राजस्थान के अलवर में एक कबूतर मिला जिसके पंखों पर बैक टू लाहौर लिखा हुआ था। इसके अलावा उसके पंखों में मोबाइल नंबर भी था। बाबरी मामले पर दिए गए उद्धव ठाकरे के बयान पर विवाद हो गया। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए ये बयान दिया। आम्हाला माहित नाही, बाबरी आम्ही पाडलेली नाहीये। शिवसेना प्रमुखांनी सांगितले जर ते माझे शिवसैनिक असतील तर त्यांचा मला अभिमान आहे। जिसके बाद महाविकास आघाड़ी में शिवसेना की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने उद्धव के बयान पर आपत्ति जताई। सिर्फ शिवसेना के अध्यक्ष नहीं है बल्कि वो मुख्यमंत्री हैं। इस तरह का भाषण आकर कर रहे हैं तो जिसकी मैं खुली निंदा करना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी ने इस मामले में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों पर ही सवाल उठा दिया। सत्ता की मजा लेने के लिए तत्व विचार बाजू में रखकर ये एक अनहोनी अलायंस है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कोरोना सेंटर में महिला से छेड़छाड़ के मामले में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आरोपी डॉक्टर को नौकरी से निकालने का निर्देश दे दिया। ये घटना 2 दिन पहले हुई थी, जिस पर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई। डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के सामने आने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक क्षण भी कुर्सी पे रहने का नैतिक अधिकार नहीं, तुरंत इस्तीफा अनिल देशमुख ने देना चाहिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में कई मकानों में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग सबसे पहले एक मकान में लगी, जिसके कुछ ही देर में आसपास के कई मकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। आग की लपटों और धुएं के गुबार ने लोगों को खौफ से भर दिया। आग का पास मत जाओ कोई। इस हादसे की खबर मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मचारी आग को बुझाने में जुट गए। हालांकि जब तक आग को बुझाया गया तब तक कई मकान पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। अच्छी बात ये रही कि आग लगते ही उन मकानों में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए थे। ओडिशा में मयूरभंज के जंगलों में लगी आग से सिमलीपाल नेशनल पार्क पर खतरा बढ़ गया। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों से बात कर आग पर जल्द काबू पाने के निर्देश दिए। ये नेशनल पार्क जंगल के एक हिस्से में मौजूद है। बताया गया कि बीते 11 दिन से ये आग वहां धधक रही है, जो कि लगातार फैलती जा रही है, जिससे वहां रहने वाले कई जानवरों और पक्षियों की जिंदगी खतरे में है। इस आग में कई पेड़ जल गए, लेकिन आरोप है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी उसे बुझाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। No officer is held ever accountable for the money which is being spent to control fire. इस मसले के तूल पकड़ने के बाद वन विभाग के अधिकारी जागे और आग बुझाने की कवायद शुरू की। तारा कौन प्रकृति विषय वस्तु अच्छी ताकू देखिबाकू तापे कौन हमें प्रतिकार करि परिबा। कई पेड़ों के पत्ते, टहनियां और तने सब कुछ इस आग में स्वाहा हो गए। रात के अंधेरे में तो इस आग का रूप और भयानक दिखा। जंगल से उठ रहा धुआं ये अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि अब तक कितना नुकसान हो चुका होगा। उधर उत्तराखंड में अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग भी फैलती जा रही है, जिसे बुझाने के लिए जिला प्रशासन पूरे दमखम से जुटा है, क्योंकि इस आग ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि वो तेजी से दूसरे पेड़ों को अपनी चपेट में ले रही है। आग की भीषण लपटों के साथ वहां से उठ रहे धुएं ने ये नौबत ला दी कि वन विभाग के कर्मचारियों के साथ आपदा प्रबंधन की कई टीमें भी आग बुझाने में जुटेंगी। इस आग को जल्द से जल्द बुझाने के तरीके पर बातचीत करने के लिए जिला अधिकारी की वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। पश्चिम एशिया के देश लेबनान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे लोगों का हंगामा पूरे देश में जारी है। लगातार बढ़ती महंगाई और पैसों की तंगी से लोगों का जीना बेहद मुश्किल हो गया है और इसलिए वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने में जुटे हैं। राजधानी बेरूत से सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि लोगों में कितना गुस्सा है। एक इलाके में लोगों ने पुलिस के सामने ही सड़क पर टायर जलाकर उसे जैम कर दिया। देश के कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। गुस्साए लोगों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए। न्यूजीलैंड में रिक्टर स्केल पर 7.3 की तीव्रता का जबरदस्त भूकंप से लोग दहशत में आ गए। वहां भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 7 बजे भूकंप के जोरदार झटकों ने लोगों को दहला दिया। भूकंप के बेहद ताकतवर होने की वजह से वहां सुनामी आने की चेतावनी भी जारी कर दी गई और समंदर के पास मौजूद लोगों को तुरंत वहां से दूर या फिर ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया। इतना ही नहीं, अगले निर्देश तक लोगों से अपने घर न लौटने की अपील भी की गई। महाराष्ट्र के 5 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में 50% आरक्षण की सीमा लांघने पर महाराष्ट्र के 5 जिलों के चुनावों को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया। ये चुनाव 2019 और 2020 में हुए थे। मध्य प्रदेश के धार में किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने भी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के समर्थक आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया। करीब 1 साल बाद राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के 19 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की टिकटों की बिक्री शुरू हो गई। जो टिकट पहले 10 रुपए में मिलता था, उसकी कीमत बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई। गुजरात के केवड़िया में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन तीनों सेना प्रमुखों के अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत, एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। आखिरी दिन यानी 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल होंगे और तीनों सेनाओं के अधिकारियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर गलत उम्र दिखाकर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का एक और मुकदमा दर्ज किया गया। नेपाल घूमने गए 3 भारतीय युवकों पर वहां की पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई। दूसरा आदमी जान बचाकर भारतीय सीमा में आ गया, जबकि तीसरा लापता है। बताया गया कि तीनों लोग यूपी के पीलीभीत के रहने वाले हैं, जिनकी कुछ पुलिस वालों से बहस हो गई थी। ग्रीस में रिक्टर स्केल पर 6.3 की तीव्रता का ऐसा ताकतवर भूकंप आया कि वहां तो लोग दहले ही भूकंप के झटकों ने अल्बानिया, कोसोवो और मोंटेनेग्रो जैसे पास के देशों को भी हिलाकर रख दिया। और कुदरत के इस कहर की जो तस्वीरें कैमरों में रिकॉर्ड हुई, उनमें दहशत के वो चंद पल साफ नजर आए। कपड़ों के एक स्टोर से सामने आई सीसीटीवी फुटेज में रैक बुरी तरह हिलते दिखे। वहां काम कर रही एक महिला पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन जब जमीन ने डोलना बंद ही नहीं किया तो वो जान बचाकर भाग खड़ी हुई। भूकंप लोगों का तो बाल भी बांका नहीं कर पाया, लेकिन उसके तांडव ने सालों से मजबूती से टिकी इमारतों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। कुछ घरों की दीवारें तो ऐसे चकनाचूर हुई कि उनके आर पार सब नजर आने लगा। अंदर रखा सामान भी तहस नहस दिखा। लाखों की गाड़ियों का भी कचूमर निकल गया। प्रकृति ने लोगों को तो बख्श दिया, लेकिन उनके सिर से छत छीनकर ऐसा गहरा जख्म दिया जो शायद मरते दम तक उन्हें कचोटता रहेगा। आशियाना उजड़ने के गम ने लोगों को हिलाकर रख दिया, लेकिन कुछ हिम्मत रखकर घर लौटे और बचा कुचा सामान लेकर ही निकल गए। लोगों के दिल में भूकंप का डर ऐसा घर कर गया कि वो अपने घरों में घुसने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए और रात को बाहर तंबू लगाकर सोए। बिहार के जमुई में सड़क पर एक ताकतवर बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसी दौरान सुरक्षा बल को रास्ते में 20 किलो का एक ताकतवर बम मिला, जिसे बाद में धमाके के साथ नाकाम कर दिया गया। बताया गया कि नक्सलियों ने ये बम सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए रखा था। हालांकि वक्त रहते बम का पता लगाकर उसे नाकाम कर दिया गया। पुलिस को तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों की हत्या की बड़ी साजिश का पता चला। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपियों को तिहाड़ जेल में पारा देकर मारने की साजिश थी, जिसकी भनक लगने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे नाकाम कर दिया। बताया गया कि पुलिस को तिहाड़ जेल में पारा भी मिला। साथ ही जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों की हत्या की कोशिश के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोप है कि इनमें एक ने जेल में बंद शाहिद नाम के कैदी को पारा पहुंचाया था। जिन आरोपियों को मारने की साजिश थी, उन पर पिछले साल 23 फरवरी को दिल्ली दंगों के दौरान राजधानी के मौजपुर और शिव विहार इलाके में कुछ लोगों की हत्या का इल्जाम है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपियों को मरकरी देकर जेल में मारने की साजिश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इस साजिश को नाकाम कर दिया। तेजस्वी यादव की शिक्षा पर जेडीयू ने फिर सवाल उठाए। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की शिक्षा के मुद्दे पर फिर सियासत गर्मा गई। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने खुद को बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का बैचमेट बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने का दावा किया। लेकिन जेडीयू ने इसी दावे पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। तथ्य को तोड़ मलोड़ करके पेश करना, ये इनके राजनीति का जो डीएनए है उसमें फर्जीवाड़ा ही है। जवाब में आरजेडी ने जेडीयू पर बिना बात की सियासत करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। एक अच्छा नेता होने के लिए
क्वालिफिकेशन कहीं से मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है। खबर है कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार होंगे। इसी सीट से सीएम ममता बनर्जी भी टीएमसी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दिल्ली के वसंत कुंज में फोर्टिस अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को तीरथ राम शाह अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई, जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जम्मू में कोरोना का टीका लगाया गया। हरियाणा के जींद में 2 गुटों के विवाद में फायरिंग हो गई, जिसमें गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। आरोप है कि एक कार्यक्रम में जननायक जनता पार्टी के विधायक अमरजीत ढांडा को बुलाने पर यह विवाद शुरू हुआ था। 2 पक्षों में आपसी रंजिश का मामला निकल के आया है। फिलहाल दोनों पक्षों को चोट लगी हुई है। मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में एफएम रेडियो शुरू किया। इसका नाम रेडियो चिनार रखा गया है। इससे हम समझते हैं कि आम इलाके को रेडियो एफएम का कवरेज मिल जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने जानकारी दी कि किसानों का मुद्दा उन राज्यों में भी उठाया जाएगा जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किसानों के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, भाई नफा हो रहा, नुकसान हो रहा, क्या होगा, उनके हालचाल पूछेंगे। अमेरिकी कारोबारी एलॉन मस्क को एक और बड़ा झटका लगा है। उनकी कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट लैंडिंग के साथ ही तबाह हो गया। इस मिशन में स्पेसएक्स पहले भी 2 बार नाकाम हो चुकी है, लेकिन तीसरी बार सब कुछ ठीक लग रहा था। स्पेसएक्स के इस ताकतवर अंतरिक्ष यान ने अमेरिका के टेक्सास से उड़ान भरी। करीब 10 किलोमीटर तक उड़ने के बाद स्टारशिप दोबारा पृथ्वी की तरफ लौटने लगा। कुछ देर के बाद इस रॉकेट का इंजन फिर से चालू हो गया और वो धीरे धीरे धरती की तरफ लौटने लगा। रॉकेट ने आसानी से लैंडिंग भी पूरी कर ली। स्टारशिप के लैंड होते ही वहां खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि मिशन की कामयाबी का ऐलान होता, रॉकेट में धमाका हुआ और सब कुछ धूल में मिल गया। स्टारशिप को नई पीढ़ी का अंतरिक्ष यान बताया जा रहा है, जिसके जरिए एलॉन मस्क इंसानों को चांद और मंगल की सैर करवाना चाहते हैं। वेस्टइंडीज के दौरे पर गई श्रीलंका की टीम T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच हार गई, लेकिन श्रीलंका की हार से ज्यादा चर्चा दुनिया भर में कायरन पोलार्ड की हो रही है। पोलार्ड ने मैच में वो कारनामा किया जो 14 साल पहले युवराज सिंह ने किया था और एक ही ओवर में 6 छक्के लगा दिए। 6 sixes for Kieron Pollard। पहला छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑन पर मारा, दूसरा छक्का बिल्कुल सीधा मारा जो गेंदबाज के सिर के ऊपर से होता हुआ साइड स्क्रीन से जाकर टकराया। अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाया। 5वीं गेंद पर बैकफुट पर गए और पुल करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार दिया और ओवर खत्म करने के लिए छठी गेंद पर फिर एक छक्का मिड विकेट की दिशा में मार दिया। 6 sixes for Kieron Pollard। इस ओवर से पहले तक गेंदबाज अखिला धनंजय मैच के हीरो बने हुए थे। उन्होंने इससे पिछले ही ओवर में हैट्रिक लेकर मैच में श्रीलंका की वापसी करवाई थी। पहले ओपनर इवन लुइस को उन्होंने कैच आउट करवाया, अगली ही गेंद पर क्रिस गेल को LBW आउट कर दिया और फिर निकोलस पूरन को भी पहली ही गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच करवा दिया। ये मैच का चौथा ओवर था, लेकिन छठे ओवर में जब धनंजय दोबारा बॉलिंग करने आए तो कायरन पोलार्ड ने हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज धनंजय पर कोई रियायत नहीं बरती। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को उसी मैच में 6 छक्के खाने पड़े हों। T20 क्रिकेट के इतिहास में कायरन पोलार्ड ऐसे केवल दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हों। इससे पहले 2007 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह कारनामा तीसरी बार हुआ है। हर्शल गिब्स वनडे मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा कर चुके हैं। 2007 में ही उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए 50 ओवर के एक मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। हालांकि क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले यह कारनामा वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स ने 1968 में किया था। उस वक्त वो इंग्लैंड के एक क्लब के लिए खेल रहे थे। टीम इंडिया के मौजूदा कोच रवि शास्त्री भी ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने 1985 में बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के एक मैच में खेलते हुए एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। हरियाणा के हिसार से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी को कुछ लोग बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि जब वो आदमी उन लोगों के पास अपने ही पैसे मांगने के लिए गया तो उन लोगों ने उसे बंधक बना लिया और फिर उसके कपड़े उतारकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। तस्वीरों में दिखा कि जमीन पर गिराकर एक आदमी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए तो दूसरा उसकी गर्दन को दबाए दिखा ताकि वो हिल न सके। इसके बाद उसे बेल्ट से ताबड़तोड़ पीटा गया। इस दौरान एक आदमी उसकी पीठ पर पैर से वार करता भी नजर आया।
खबर है कि उसके एक साथी की भी उन लोगों ने इसी तरह पिटाई की। अगर हम भागते नहीं, किसी भी तरह थोड़ा जान बचा के भागते नहीं तो हमें शायद आज रात को जान से मार देते। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक आरोपी फरार है। इस बार की सर्दियों में दिल्ली में स्मॉग वाले दिन कम रहे, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली के प्रदूषण का अध्ययन किया। न्यूज़ 18 की प्रियंका काटपाल की रिपोर्ट है कि दिल्ली में पिछले साल 19 दिन स्मॉग वाले रहे थे, जबकि इस बार ऐसे दिनों की गिनती केवल 10 रही। लेकिन गंभीर स्तर पर प्रदूषण पहुंचने वाले दिनों की गिनती में खास अंतर नहीं आया। पिछली बार ऐसे दिनों की गिनती 25 थी, जो इस बार कम होकर 23 दर्ज की गई। लॉकडाउन के कारण पिछले साल की गर्मियां साफ रही थी और प्रदूषण का स्तर काफी कम था, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सर्दियों में भी हवा पहले के मुकाबले काफी साफ रहेगी, लेकिन यह अंदाजा गलत साबित हुआ। हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि इस बार के प्रदूषण में ज्यादा बड़ी भूमिका दिल्ली के अपने कारणों की रही, जिसकी वजह से पश्चिमी दिल्ली की हवा तो साफ रही, लेकिन उत्तरी दिल्ली बेहद प्रदूषित रही। रिसर्च में दिल्ली के जहांगीरपुरी को प्रदूषण का हॉटस्पॉट बताया गया। लोकल पोल्यूशन का असर ज़्यादा रहा। अगर आप दिल्ली के अंदर ही देखें तो दिल्ली के अंदर नॉर्थ दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित थी और वेस्ट दिल्ली सबसे कम प्रदूषित थी, और प्रदूषण का जो अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा था। मुंबई के ऐतिहासिक और मशहूर स्टेशनों में शामिल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को महाराष्ट्र के पहले ग्रीन स्टेशन का तमगा मिला है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि ये अवार्ड उसे स्टेशनों को इको फ्रेंडली बनाने के लिए दिया गया है, क्योंकि वहां ऐसी कई खूबियां हैं जो दूसरे स्टेशनों पर नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर पर्यावरण का ख्याल रखते हुए बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, और इसके साथ ही हर जगह LED लाइट्स और ऐसे पंखे लगाए गए हैं जिससे बिजली की खपत कम होती है। इतना ही नहीं, स्टेशन के 15% से ज्यादा हिस्से में सिर्फ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और इसके साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए खास इंतजाम करने के लिए भी इस स्टेशन को खूब सराहा गया। ये अवार्ड IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने अवार्ड दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है उसको। सेंट्रल रेलवे का ये स्टेशन है। टीवी पर पहली